Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope my sociology family is doing well. Today in this video we are going to discuss about very important social institution of our family that leads to our family and our society, that means marriage. So in this video we are going to understand marriage as a social institution along with its forms and different examples. हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में 5 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ज़िक्र हम हर वीडियो में ज़रूर करते हैं या कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम जिक्र करते हैं, जो कि हैं फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड रिलीजन। सो इनमें से अगर मैं फैमिली को कहती हूँ कि बेसिक एंटिटी है या यूनिट है टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी, सो फैमिली की शुरुआत कैसे होती है, फैमिली स्टार्ट कैसे होती है? बाय मैरिजेस होते हैं, मीन्स ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसके बाद फैमिलीज़ बनती हैं और दैन ओवरऑल हमारी सोसाइटीज़ एज अ होल बन रही होती हैं। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसा इंस्टीट्यूशन है, इसके कौन कौन से रोल्स हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस मैरिज की कितनी फॉर्म्स हैं या कितनी टाइप्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। सबसे पहली जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है फैमिली की, वो ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। हमारे माशरे के और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में से मैरिज भी एक अहम इंस्टीट्यूशन है। देन दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज़ आस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी, मीन्स हर इंसान की जो बायोसाइकिक यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं और साथ ही साथ जो सोशल नीड्स होती हैं, ये उनको पूरा कर रही होती है। ये वो रियलिटी है जिसकी हर किसी को नीड है, जिसकी फुलफिलमेंट हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। मेन नीड्स में से एक नीड आपकी मैरिज है, जो कि आपकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा कर रही होती है। फिर थर्ड पॉइंट है दैट ये बहुत मोस्ट ऑफ द एंशियंट, इम्पॉर्टेंट और यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं, ये इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन हैं। यानी जब से ये सिविलाइजेशन वजूद में आई हैं तब से लोगों की शादियाँ होती आ रही हैं, ये इंस्टीट्यूशन मौजूद है। सो ये बहुत ही एंशियंट इंस्टीट्यूशन और बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, आप किसी भी मज़हब को मानने वाले लोगों के पास चले जाएं, वहाँ पे मैरिजेस किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दैन अगेन वही वाला पॉइंट है कि मैरिजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरिज वो इंस्टीट्यूशन है जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर रहा होता है, जिसमें स्पेशली आपकी सेक्सुअल नीड्स आती हैं। इसके अलावा इट एडमिट्स मैन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ एंड फिक्सेस सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो मेल और फीमेल को जोड़ता है, उन्हें एक फैमिली लाइफ प्रोवाइड करता है। आपकी फैमिली कब स्टार्ट होती है? व्हेन यू गेट मैरिड, आपको फैमिली लाइफ स्टार्ट करने का मौका देता है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाले पॉइंट में अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट लेके आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अगर मैं इस्लाम रिलीजन की बात करूं, तो मैं देखूंगी दैट इस्लाम ने मैन एंड वुमेन में जब वो शादी के रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो उन पे कुछ एक दूसरे के हुकूक भी आयद किए हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ भी आयद की हैं। सो ये जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं ये भी कब मिलते हैं? जब आप फैमिली लाइफ स्टार्ट करते हैं। दैन इट इज़ अ स्टेबल सोशल इंस्टीट्यूशन दैट बाइंड्स मैन एंड वीमेन टुगेदर। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि मेल और फीमेल को बाइंड करता है, एक साथ जोड़ता है, दो अपोजिट सेक्सेस को एक साथ रहने की इजाज़त देता है। इफ़ यू आर मैरिड देन यू आर लीगली अथॉरिटाइज्ड टू लिव टुगेदर। दो जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनको साथ रहने का हक भी कब मिलता है? जब आप मैरिज में होते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है। Then it confers social legitimation to have sexual relations and have children. If you want to have children and if you want to have sexual relations with your opposite sex, so इसका जो लीगल तरीक़ेकार है वो मैरिज है। मीन्स मैरिज आपको लीगली इजाज़त दे देता है कि टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस एंड हैव चिल्ड्रन। यहाँ पे आई वांट टू कोट एन एग्जांपल कि एक पठान होता है जो कि अपने एक फ्रेंड से कहता है कि 20 साल हो गए हैं, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी औलाद हो जाए और मेरी औलाद नहीं हो रही। सो उसका जो फ्रेंड है वो उसके बारे में जानता है, तो उसे कहता है इसमें परेशान होने की क्या बात है, पहले तुम शादी तो करो। मीन्स
शादी वो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज वो इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको अथॉरिटी देता है टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस एंड हैव चिल्ड्रन। सो ये तो हो गया ऑल अबाउट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। देखिए, डेफिनेशंस को ऐड करने की वजह क्या है कि फॉर दोज पीपल जो कि आप में से जो कि स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को आपके पेपर्स के अंदर आप एग्ज़ाम्स में लिखना चाहें या असाइनमेंट्स वगैरह में, तो ये चीज़ें काम आ सकती हैं। और इसके अलावा टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, ये ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट एनालिस्ट ने, थिंकर्स ने उसके बारे में क्या डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं। So first of all, according to Encyclopedia Britannica, marriage is a physical, legal and moral union between man and women in complete community life for the establishment of family. Marriage एक वो इंस्टीट्यूशन है, एक वो बॉन्ड है जो कि मेल एंड फीमेल के बीच में फिजिकल, लीगल और मोरल यूनियन का बायस बनता है, जिससे उनकी कम्युनिटी लाइफ कंप्लीट होती है और वो फैमिली को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैरिनोस्की, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको लीगली अथॉरिटी मिल जाती है टू बेयर चिल्ड्रन एंड टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर चिल्ड्रन। देन थर्ड डेफिनेशन है बाय एडवर्ड वेस्टरमार्क। He writes in his famous book History of Human Marriage that marriage is a relation of one or more men to one or more women. एक मर्द एक या एक से ज़्यादा ख़वातीन से शादी करे या एक मर्द से जो ख़वातीन है वो एक या एक से ज़्यादा मर्दों से शादी करें। मीन्स ये फॉर्म्स होती हैं कि एक मर्द कैन हैव मोर वुमेन और वन वुमेन, और एक विमेन भी, कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे विमेन भी एक से ज़्यादा मर्दों से या एक से शादी करी होती हैं। सो मैरिज वो रिलेशनशिप है, और ये कब बनता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये हर माशरे के, हर ट्राइब के कस्टम्स और उसके लॉज के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें कुछ राइट्स होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं फॉर बोथ दी पार्टनर्स जो कि यूनियन में आते हैं, और साथ ही साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फॉर दी चिल्ड्रन, जो आपके आने वाली जो नस्ल है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैरिज इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेल्स। दो मेल्स जिनको अलाउड है एक साथ रहना, उनके बीच में ये परमानेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सोशल नॉर्म्स दैट defines and controls the relations of a mated pair to each other, their kinsmen, their offspring and their society at large. मैरिज एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ खास नॉर्म्स होते हैं। देखिए, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप विजिट कर लीजिएगा। नॉर्म्स अगर शॉर्टली समझा जाए तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर, डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी। और हम जानते हैं कि हर फैमिली के अंदर कुछ खास किस्म के नॉर्म्स बने हुए होते हैं जो कि हर किसी से कंप्लाई करना एक्सपेक्टेड होते हैं। सो मैरिज भी वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें कुछ खास नॉर्म्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर कंट्रोल होता है मेटेड पेयर के ऊपर, मेल एंड फीमेल पे, और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियां टुवर्ड्स देयर, उनके बच्चों की तरफ और ओवरऑल सोसाइटी के लिए। अच्छा, अब ये जो हमने अब तक डेफिनेशन डिस्कस की हैं उससे अगर हम कंक्लूड करें, सो वी कैन से दैट मैरिज इज़ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल अफेयर। बायोलॉजिकल कैसे है, आपकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। कल्चरल कैसे है, क्योंकि आप देखें कि इस डेफिनेशन में सोशल नॉर्म्स का जिक्र आया है। नॉर्म्स नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर है। कल्चर क्या है, डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपके सोशल अफेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि फैमिली का रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ भी होता है एज अ होल, एंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परमिसिबल मेल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और साथ ही साथ ये वो रिलेशनशिप है जिसमें मेल एंड फीमेल के ऊपर कुछ हुकूक भी होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। सो इन चीज़ों को देखते हुए देन एक लास्ट डेफिनेशन है एज अ होल जिसको डिस्कस करेंगे, that marriage consists of the rules and regulations which define the rights, duties and privileges of husband and wife with respect to each other. Marriage उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है जो कि डिफ़ाइन करती हैं जिम्मेदारियों को और हुकूक को, किसकी, हस्बैंड एंड वाइफ की एक दूसरे के लिए। मींस मेल एंड फीमेल की एक दूसरे के लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी चीज़ें मैरिज के अंदर आ जाती हैं। सो ये तो हो गया मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ मैरिज। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। मैरिज की कौन कौन सी खसूसियात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। मींस हर माशरे में मैरिज पाई जाती है,
चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे नंबर ऑफ़ पार्टनर्स कितने भी हों, चाहे पार्टनर्स की चॉइस किस बेसिस पे हो रही हो, बट मैरिज वो इंस्टीट्यूशन है जो हर सोसाइटी में लाजमी पाया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ a permanent bond between husband and wife and designed to fulfill the social, psychological, biological and religious aims. ये एक परमानेंट किस्म का बॉन्ड है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इंडिविजुअल्स की सोशल नीड्स भी पूरी हो जाएं, साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएं, बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ रिलीजियस जो एम्स हैं वो भी पूरे हो जाएं। देखिए सोशल नीड्स कैसे पूरी होती हैं, जब आप फैमिली में आते हैं, आपकी अपनी फैमिली बनती है, आपका अपना एक स्टेटस हो जाता है सोसाइटी के अंदर, आपके अपने कुछ खास रोल्स हो जाते हैं, आप सोसाइटी से और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। फिर अगर आप साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो उसको तो हम जानते हैं, हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। दैन रिलीजियस एम्स की बात करें, दैन अगेन मैं इस्लाम की अगर एग्जांपल दूं तो बहुत ज़ोर देता है मैरिज इंस्टीट्यूशन पे, शरई रिश्तों पे, सुन्नत करार दिया गया है इसको। सो आपके रिलीजियस एम्स भी पूरे होते हैं। दैन थर्ड पॉइंट इज इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मीन्स मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के एक दूसरे के ऊपर हक भी होता है और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियां भी होती हैं। और साथ ही साथ इट रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल। मीन्स कुछ खास तरीक़ेकार हैं, कुछ खास कवानीन हैं जिनको पूरा करते हुए ही आप इस रिश्ते के अंदर बन सकते हैं। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट इस्टेब्लिशेज योर फैमिली। हम ये बात जानते हैं कि जब शादी होती है दैन यू कैन बिल्ड अप योर फैमिली, यू कैन इस्टेब्लिश योर फैमिली, एंड it does have mutual obligations between couple. It is always associated with some civil and religious ceremony. किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी फॉर्म में हर मज़हब, हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ सेरेमनीज़ होती हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। आप अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पे शादी को सेरेमनी के तौर पे सेरेमनीज़ होती हैं, बट डिफरेंट वेज में होती हैं। आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट वेज में शादियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। इंडियन सोसाइटी की बात करें तो डिफरेंट वेज में होती हैं। फिर पाकिस्तानी सोसाइटी क्योंकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे भी हर एक लैंग्वेज, हर एक एथनिसिटी के लोग डिफरेंट तरह से सेरेमनीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं रिलेटेड टू मैरिज। देन इट्स रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ये आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करता है। आप आउटसाइड सेक्स से बच जाते हैं, आप इलीगल सेक्स से बच जाते हैं, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, एक लेजिटिमेसी आ जाती है टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस, एंड एट द एंड इट हैज़ सर्टेन सिम्बल्स। देखें सिम्बल्स पे, यहाँ पे मैं सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव को अप्लाई करूँगी ये वाले पॉइंट पे। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, डिटेल्ड वीडियो मौजूद है चैनल पे, देख लीजिएगा। ये वो पर्सपेक्टिव है जो कि ये बताता है दैट सोसाइटी में कुछ ख़ास किस्म के सिम्बल्स होते हैं और इन सिम्बल्स को मीनिंग दे के लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैरिज में कैसे सिम्बल्स होते हैं, अगर आप क्रिश्चियंस की बात करें तो आप अगर कहीं पे वाइट कलर का ड्रेस देखेंगे या अगर क्राउन देखेंगे सॉर्ट ऑफ, अगर ब्लैक कलर का पेन कोट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रिश्चियंस की शादी है। अगर आप एक वाइट कलर में डिफरेंट तरह का ड्रेस देखेंगे, सऊदी मैरिजेस की बात कर रही हूँ, शेखों की बात कर रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि उनकी मैरिजेस की बात हो रही है। अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कोई स्टेटस अपलोड करता है उस पर रिंग की अगर इमोजी लगा देता है रिंग का, आप समझ जाएंगे वो इंगेज्ड है, ठीक है। अगर आप ब्राइड्स की बात करें तो उनमें देखें डिफरेंट तरह के ड्रेसेस, फिर हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी। पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर बात करें किस तरह से ब्राइड्स ड्रेसअप होती हैं कि अगले दिन दूल्हे बेचारे का क्या हाल होता होगा जब वो रियलिटी देखता होगा। सो ये जो सिम्बल्स होते हैं, रिंग्स की बात की जाए, ड्रेसेस की बात की जाए, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिम्बलाइज करती हैं मैरिज को, और हर सोसाइटी में ये सिम्बल्स वेरी कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे रूल्स ऑफ मैरिज की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू मैरिज। मींस मैरिज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हर सोसाइटी के अंदर। अगर मैं बात करूं मैरिज की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस, तो चॉइस के हिसाब से दो तरह की टाइप्स होती हैं या फॉर्म्स होती हैं मैरिज की, या रूल्स होते हैं। एक होता है एंडोगैमी, दूसरा होता है एक्सोगैमी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। मींस जब आप अपने ग्रुप में, अपनी कास्ट में, अपने कल्चर के अंदर शादी कर रहे होते हैं तो वो एंडोगैमी कहलाता है, और जब आप अपनी कास्ट से बाहर शादी करते हैं तो वो एक्सोगैमी कहलाता है। अब एंडोगैमी का फ़ायदा क्यों है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फोकस है, जो लोग एंडोगैमी को प्रमोट करते हैं, जो ट्रेडिशनल माइंडेड लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी वो सारी हमारे अपने ग्रुप में रह जाएगी, किसी गैर को क्यों लेके आएँ।
फिर वो लोग जो अपनी कास्ट को सुपीरियर समझते हैं, आप बहुत सारे ऐसे ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे लोग ग्लैमराइज कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं एंडोगेमी को, मीन्स अपनी कास्ट के साथ शादी करनी है, अपनी कास्ट के लोगों में शादी करनी है, वरना खून में मिलावट हो जाएगी। ये जो खून में मिलावट वाली मैंने बात की है, इसको पॉल्यूशन थ्योरी कहा जाता है। पॉल्यूशन थ्योरी कहती है कि अगर आप अपनी कास्ट से बाहर शादी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके खून में मिलावट हो चुकी है। इसको लोग अच्छा नहीं समझते, जो ट्रेडिशनल माइंडेड लोग हैं जो एंडोगेमी को प्रमोट करते हैं वो इसको ठीक नहीं समझ रहे होते हैं। सो इसमें भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर अपर क्लास का मेल हो और लोअर क्लास की फ़ीमेल हो, इसको एन्यूलोमा कहा जाता है। और अगर मेल जो है, जो मैन है वो लोअर क्लास का हो और जो फीमेल है वो अपर क्लास की हो, तो उसको प्लेटिलोमा कहा जाता है। और ये जो दो हैं, ये पॉल्यूशन थ्योरी के अंदर ही कैटेगरीज आती हैं जहाँ पे आप अपने से डिफरेंट कास्ट में शादी करते हैं और इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा होता। अच्छा, एंडोगेमी का फ़ायदा क्यों है? ज़ाहिर है कोई ना कोई बेनिफिट होगा जिसकी वजह से आज तक भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग भी बहुत से ऐसे हैं फॉलो कर रहे हैं, बहुत अमीर ख़ानदान भी हैं जो फॉलो कर रहे हैं। कास्ट से बाहर शादी करना पसंद नहीं करते, अपनी लैंग्वेज से बाहर शादी करना पसंद नहीं करते। सो इसका रीज़न वो लोग ये बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्मिटी, मीन्स आपकी नस्ल चलती रहे, और दूसरी चीज़ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी गैर के हाथ में ना जाए, मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी जायदाद है वो आप ही के ग्रुप के अंदर रह जाए। एक्सोगेमी की अगर बात करें तो एक्सोगेमी आउटसाइड दी मैरिज का रीज़न है इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत गलत समझा जाए, टैबू उसे कहते हैं। और इंसेस्ट टैबू पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू आर नॉट अलाउड टू मैरी योर फादर, और मैरी योर अंकल, और मैरी योर ब्रदर। अब फॉर एग्जांपल फैमिली में कोई है ही नहीं तो क्या करें, कुंवारे मर जाएंगे। फिर आप एक्सोगेमी की तरफ जाते हैं, मीन्स आप आउटसाइड दी ग्रुप, आउटसाइड दी कास्ट, आउटसाइड दी लैंग्वेज शादियाँ कर रहे होते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपकी सोशेबिलिटी इम्प्रूव होती है, मीन्स यू डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और यहाँ पे आपका सोशल नेटवर्क वास्ट होता है, आप और सोसाइटी से भी, आप अपने कल्चर से, अपने ग्रुप से निकल के आप और लोगों के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, आपका ग्रुप वास्ट होता है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मैरिज की ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है पॉलीएंड्री, जो अब नहीं पाई जाती, अब बहुत रेयर है, पहले की सोसाइटीज़ में होती थी। और इसमें ये होता है कि एक औरत एक से ज़्यादा मर्दों से शादी कर रही होती है। और इसके पीछे रीज़न क्या हुआ करता था, इसके पीछे कॉजेज़ ये हुआ करते थे कि पहले के दौर में क्योंकि लड़कियों को मार दिया जाता था, अब मेल ज़्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं, तो फिर क्या है कि फ़ीमेल्स, एक औरत जो है वो एक से ज़्यादा मर्दों से शादी करी होती थी ताकि सेक्स रेशियो जो है वो मेंटेन रह सके। साथ ही साथ गुर्बत, मीन्स अब कमाने वाले ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा मेल्स चाहिए, तो एक घर में ज़्यादा मेल्स होंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी, तो इसके लिए भी ज़्यादा एक खातून जो है वो ज़्यादा मर्दों से शादी करी होती थी। और ये चीज़ हिंदू मिथोलॉजी में भी पाई जाती है, और एक खासी ट्राइब है असम का, वहाँ पे भी ये चीज़ पाई जाती है कि जो मेल विमेन है वो एक से ज़्यादा मेल से शादी करी होती है। अच्छा, इसमें भी टाइप्स हैं, एक टाइप है फ्रेटर्नल और एक है नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल का मतलब है जब जितने भी आदमियों से एक औरत ने शादी की है वो सारे भाई हों आपस में, मीन सब भाइयों से एक औरत ने शादी की है। अब यहाँ पे क्या तरीक़ेकार होता है कि जो बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब बड़े भाई के होते हैं, और ये चीज़ असम ट्राइब में पाई जाती है। देन नॉन फ्रेटर्नल को अपोजिट कर लें, मीन जिनसे शादी की जा रही है वो सारे भाई नहीं हैं, सब गैर हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं अब वो किसके होंगे, तो इसके लिए फिर एक रिचुअल है बो एंड एरो के नाम से, जो वहाँ पे उस रिचुअल के अंदर जो भी विनर होता है सारे बच्चे उसके होते हैं, उससे बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ये थी पॉलीएंड्री। अब बात करेंगे सेकंड टाइप, दैट इज़ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी पहले के दौर में ज़्यादा होती थी, आज के दौर में इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। पॉलीगैमी का मतलब है पॉलीएंड्री के अपोजिट, यानी कि एक मेल जब एक से ज़्यादा वाइफ से एट अ टाइम शादी कर रहा होता है तो उसे आप पॉलीगैमी कहते हैं। अच्छा, पॉलीगैमी में वो नहीं आएगा कि एक आदमी है फॉर एग्जांपल उसने एक अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी और दूसरी शादी कर ली, नहीं, एट अ टाइम जब आपकी एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं तो उसको आप पॉलीगैमी कहते हैं। और ये मुसलमानों में होता है, और ये एस्किमोस ट्राइब है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे भी है। सो अलाउड है टू हैव फॉर द मेल टू हैव मोर दैन वन वाइफ। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फोर्स्ड सेलिबेसी, मीन्स जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है फीमेल्स के लिए, या फिर जो जब वो फीड करवा रही होती हैं बेबी को,
उस दौर में मेल्स के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, वो अलाउड नहीं होते टू हैव रिलेशनशिप, टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद फीमेल। तो ऐसे टाइम में ज़ाहिर है दे डू हैव डिज़ायर टू हैव दैट रिलेशनशिप, तो दैन उन्हें नीड होती है टू हैव अनदर वाइफ। एक और रीज़न है इसका, डिज़ायर फॉर मोर चिल्ड्रन। जब आपके पास ज़्यादा आपको डिज़ायर हो ज़्यादा बच्चों की, तो आप ज़्यादा शादियाँ कर रहे होते हैं। और थर्ड पॉइंट है रिलीजियस इंटरफेरेंस। जैसे इस्लाम की अगर आप बात करें तो वैसे आपको कोई सुन्नत याद नहीं होती होगी, लेकिन आपको ये सुन्नत ज़रूर याद है कि आपको 4 शादियाँ करनी है, ये अलाउड है। तो ये रिलीजियस इंटरफेरेंस भी होती है। ये आपकी सेकेंड टाइप है, सेकेंड फॉर्म है, डेट इज़ बेस्ड ऑन पॉलीगैमी। और इसका ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो कंपटीशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हैं, लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना चाह रहे हैं, तो लोग चाहते हैं टू हैव लेस पीपल। बला और मुसीबत एक ही हो तो अच्छी है, एक से ज़्यादा नहीं पाल सकते। तो इसी तरह से वाइफ भी एक ही, ताकि लेस नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हो और आप उनको अच्छे से अपब्रिंगिंग कर सकें। सो थर्ड टाइप आती है मोनोगैमी, जो कि एक आइडियल फॉर्म है आज के दौर में और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। जैसे टाइप्स ऑफ फैमिली चेंज हुई है ना, किसी वीडियो में मैं आपसे ज़रूर टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करूँगी। पहले एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हुआ करती थी, उसका रीज़न कुछ और था। फिर आज के दौर में न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर किया जाता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है सिर्फ मियाँ बीवी और उनके बच्चे, तो उसके पीछे रीज़न कुछ और है। तो इसी तरह से मोनोगैमी भी आज के दौर में आइडियल फॉर्म है। और क्यों आइडियल है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें क्योंकि एक ही बीवी है और उसी से सारे बच्चे हैं, तो आप में इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं, आपका सारा ध्यान उसी बीवी पे और उन्हीं बच्चों पे है, आप उन्हीं को रेस करते हैं। फिर इसको मेलिनोस्की ने भी ट्रू टाइप ऑफ मैरिज कहा है, क्योंकि ये आइडियल टाइप है। यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड होते हैं, यहाँ पे आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ एक तरफ होता है। और आज के दौर में जहाँ पे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड you need to have quality of life, quality of education, quality of health care, and you need to adjust all these things, you need to afford all these things by your own. So जाहिर है फिर इसके लिए आपकी एजुकेशन अच्छी होना, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़, और साथ ही साथ फिर फैमिली के अंदर भी ये सारी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। So this was all about the marriage as a social institution, along with its definitions, meaning, importance, and different forms, along with examples. I hope this concept is clear to you. Kindly share your experience, your feedbacks in the comment section. Till then, take care. Have a good time. Thank you.